नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। राजनीतिक अर्थशास्त्र को आप एक बार लास्ट वीडियो देख लेना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। राजनीतिक अर्थशास्त्र टॉपिक को दो भागों में समझा जा सकता है, एक परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में, दूसरा इसमें है आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में। परंपरागत दृष्टिकोण की जब अपन बात करते हैं तो इसमें प्रमुख विचारक आते हैं एडम स्मिथ, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, डेविड रिकार्डो और माल्थस। आज अपन डेविड रिकार्डो और माल्थस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होगा उदारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में कार्ल मार्क्स, एंजेल्स और ग्रामसी के विचारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं डेविड रिकार्डो और माल्थस के सिद्धांत के बारे में। पहले अपन देखते हैं माल्थस का सिद्धांत क्या है। राजनीतिक अर्थशास्त्र में माल्थस की बुक है ऐसे ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल essay on principle of population, essay on principles of population। इसमें माल्थस ये कहता है कि अब तक के परंपरागत जो अर्थशास्त्री हैं, इन अर्थशास्त्रियों का ये विचार है कि जनसंख्या वृद्धि दर इकोनॉमी के लिए या किसी भी देश के लिए अच्छी होती है। इनका मानना है कि जब जनसंख्या वृद्धि दर होगी तो राज्य को एक अच्छी लेबर मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि दर से डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड से इकोनॉमी बूस्ट होती है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है, ऐसा मानना है। लेकिन माल्थस इन सब के विपरीत ये समझाने का प्रयास करता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि दर से नुकसान होगा और भविष्य में सबसे बड़ी समस्या आएगी कि खाद्य संकट गहरा जाएगा। इसे वह इस तरीके से समझाने का प्रयास करता है। उसका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि दर से सबसे बड़ी समस्या होती है कि खाद्य संकट गहरा जाएगा। इसे वह एक थ्योरी से समझाता है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है ये रेखा गणितीय फॉर्मूले से होती है, रेखा गणित के तरीके से होती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंक गणितीय तरीके से होता है। तो समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। अंक गणित में क्या होता है, आप किसी भी संख्या में जितनी संख्या जोड़ेंगे वो उसी अनुपात में बढ़ती है। जैसे 2 के अनुपात में संख्याएं बढ़ेंगी तो 2 4, 4 में 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 12 इस अनुपात में। जबकि रेखा गणित में संख्याएं गुणक के रूप में बढ़ती हैं। गुणक के रूप में इस तरीके से 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 16, 16 16 32, 32 64, 128, 256, तो इस तरीके से इंक्रीज होती है। तो भविष्य में क्या होगा, यदि जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है तो खाद्य उत्पादन उस श्रेणी में नहीं होता है, उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसलिए क्या होगा कि भविष्य में खाद्य संकट गहरा जाएगा, भुखमरी फैल जाएगी और कहीं ना कहीं ये सिद्धांत आज पर्यावरणीय सिद्धांत जो माल्थस का सिद्धांत है, इसको इकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी अपन पढ़ रहे हैं। ये अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का एक
रूप है हमारे सामने कि किस तरीके से माल्थस का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो सिद्धांत वो होता है जिसमें पहले समस्या को निकाला जाता है और फिर उस समस्या का निदान बताया जाता है, उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। तो यहाँ पे माल्थस से जब पूछा जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो माल्थस दो तरीके से इसका सॉल्यूशन बताता है, एक तो नकारात्मक इफेक्ट, एक सकारात्मक इफेक्ट। नकारात्मक इफेक्ट में वह कहता है कि हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे मातृ मृत्यु दर को रोकना, शिशु मृत्यु दर को रोकना, ऐसे कानून बनाना कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं, 1 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं, इस तरीके के कानून बनाए जाए, ये इसलिए नकारात्मक में आएगा। जबकि सकारात्मक श्रेणी में कहता है कि कोई महामारी फैल जाए, युद्ध आ जाए, तो जनसंख्या वृद्धि दर स्वतः ही रुक जाती है। जैसे 1921 से 1931 का जो दशक था, उसमें लगभग सभी देशों की जनसंख्या वृद्धि दर घटी थी। इवन भारत की भी जनसंख्या वृद्धि दर इस दशक में माइनस में रही थी। ये छोटा सा सिद्धांत है माल्थस का। बात करते हैं डेविड रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में। डेविड रिकार्डो इसकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, करारोपण और पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे अपन यदि इकोनॉमी को और थोड़ा समझने का प्रयास करें तो पॉलिटिकल के साथ में जोड़ा जाता है। मितव्ययिता जो होती है, मितव्ययिता का मतलब एक तो व्यक्ति होता है कंजूस, एक होता है मितव्ययी, कि जहां पर आवश्यकता होती है वहां पे पैसे खर्च करता है, जहां आवश्यकता नहीं होता है, फिजूल खर्ची नहीं करना मितव्ययिता कहलाता है। खर्च करता है लेकिन ऐसी जगह पे नहीं करता है जहां से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, ये होता है मितव्ययिता, फिजूल खर्ची न करना। तो इकोनॉमी का अर्थ मितव्ययिता भी होता है और पॉलिटिकल के साथ इसे जोड़ा गया है, यानी राज्य ऐसे प्रयास करे कि वह फिजूल खर्ची भी ना हो और विकास भी हो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में डेविड रिकार्डो 2 सिद्धांत देता है। पहला है अधिशेष का सिद्धांत, अधिशेष का सिद्धांत। दूसरा है मूल्य का सिद्धांत। अब यहां पर समस्या ये है कि यदि इसको अपन हिंदी में समझेंगे तो इनका अर्थ, मीनिंग, इन सबको समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस, जबकि यहाँ पर सरप्लस वर्ड नहीं दिया गया है, यहाँ पर है थ्योरी ऑफ रेंट, थियरी ऑफ रेंट। और जो मूल्य का सिद्धांत है यह है लेबर ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। तो ये अंग्रेजी में ही अपने को वर्ड्स याद रखने हैं, हिंदी में नहीं समझ में आएंगे क्योंकि इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा। अभी अपन समझने का प्रयास करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या है थ्योरी ऑफ रेंट? पहले अपन थ्योरी ऑफ रेंट को समझते हैं। देखिए इस समय क्या था, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई थी ब्रिटेन में या यूं कहें यूरोपीय कंट्रीज में कि जहां औद्योगिक क्रांति से पहले 77% जनसंख्या गांवों में थी, 23% जनसंख्या ही शहरों में थी। वहां से कुछ ही सालों में यानी 10-20 साल में ही, अगले 20 सालों में ही रेशियो इस तरीके से हो गया कि 80% जनसंख्या शहरों में आ गई और 20% जनसंख्या ही गांव में रह गई। सामंतवादी प्रथा या बहुत ज्यादा जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने ये जमीनें किसानों से, गरीब किसानों से खरीद ली
और जब किसानों के पास में जमीन नहीं रही, अन्न का उत्पादन ही नहीं कर पाए, तो वे शहरों की तरफ आ गए। ऐसी घटनाएं जब घटित हुई, उस समय रिकार्डो ने सिद्धांत दिया थियरी ऑफ रेंट का, और ये कहा कि ऐसा कि जमींदारों के हाथ में जमीन आ गई है, जमीन पर क्या लिया जा रहा है, रेंट, यानी लीज पर दे दी जाती थी। जैसे अपने यहाँ पर होती है कि अपने पास में पानी है, जमीन है, तो व्यक्ति क्या करता है, किसी श्रमिक को मजदूर रख लेता है कि 50% तेरा 50% मेरा, उत्पादन का काम, देखरेख का काम तेरा होगा, जमीन मेरी है, पानी मेरा होगा। इस तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है। 50-50 हो जाता है, 60-40 हो जाता है, 70-30 हो जाता है, डिपेंड करता है समय के अनुसार, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ये पॉलिसी ब्रिटेन में चलने लग गई थी थियरी ऑफ रेंट के तहत। अब इससे क्या हुआ कि एक तो जनसाधारण पर दबाव, जनसाधारण पर दबाव पड़ गया, एक तो ये हुआ। दूसरा, राज्य को भी इससे नुकसान हुआ, राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा था और जनसाधारण पर दबाव पड़ रहा था। दबाव का मतलब जनसाधारण के पास में रोजगार का अभाव हो गया था, अपनी जमीनों को मजबूरी में बेचना पड़ रहा था, शहरों की तरफ मजबूरी में जाना पड़ रहा था। तो जब वही चीज की सिद्धांत क्या होगा, जिसमें समस्या ढूंढने के बाद में उसका निवारण भी बताया जाए, उसका सॉल्यूशन बताया जाए। तो माल्थस से पूछा गया इसका सॉल्यूशन क्या है, तो माल्थस का कहना था कि यहाँ पर जो कॉर्न लॉज है, कॉर्न लॉज, खाद्य कानून, इन्हें अन्न, कौन का मतलब होता है अन्न, अन्न कानून में बदलाव किया जाए। अब देखिए अन्न कानून क्या था उस समय। अन्न कानून के तहत यूरोप में, ज्यादातर यूरोपीय देशों में था, तो अपन यूरोप की बात करेंगे, बाकी स्पेशली ब्रिटेन के संदर्भ में देखिए इस चीज को कि यहाँ पर कॉर्न लॉज थे। इसके तहत क्या था कि किसी दूसरे देश से खाद्यान्न सामग्री आयात नहीं की जा सकती है, खाद्यान्न सामग्री केवल अपने ही देश में उत्पादित होगी और देश में ही सप्लाई होगी, यानी खाद्यान्नों का आयात नहीं किया जा सकता है। माल्थस का कहना है कि खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी सुधार का प्रयास नहीं हो रहा है। जमीन बंजर है या जहां पर थोड़ा बहुत उत्पादन होता है उसको ज्यादा नहीं बढ़ाया जा रहा है। अगर खेत में 5 बोरी अनाज की हो रही है तो 5 तक सीमित है, उसमें कुछ नया इनोवेशन नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अन्न कानून को हटाने से क्या होगा कि खाद्यान्नों की आयात किया जाएगा। जब खाद्यान्नों का आयात होगा तो खाद्यान्न सस्ते हो जाएंगे। जब खाद्यान्न सस्ते हो जाएंगे तो आज ये लोग जो जनसाधारण है अपनी जमीन को बेच रहे हैं, या यूं कहें कि किसी दूसरे के ऊपर, लीज के ऊपर, रेंट के ऊपर यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य यह है कि खाने का अन्न मिल जाए। और होता भी यही है कि इतना ही इनके पास में हो पाता था, जमीन में इतना उत्पादन नहीं होता था, जमीन इतनी उर्वरक शक्ति नहीं थी उसमें कि वो ज्यादा उत्पादन कर सके, फर्टिलाइज नहीं थी, तो इतना ज्यादा उत्पादन हो नहीं पा रहा था, केवल इतना ही होता था कि वे स्वयं का पेट भर सके, तो मजबूरी थी। यहाँ पर जब खाद्यान्न सस्ते हो जाएंगे आयात करने से, तो खाद्यान्न सस्ते हो जाएंगे तो जमीनों की जो रेंट है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये थ्योरी थी माल्थस की अधिशेष के सिद्धांत के तहत। फिर बात करते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या थी, जिसे मार्क्स ने चुरा लिया था भविष्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं और 4 चीजों के आधार पर ही कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है। ये हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर, लैंड होता है, इसका आता है रेंट, लेबर वेजेज, कैपिटल से आता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर काम करता है प्रॉफिट के लिए। माल्थस का मानना है,
डेविड रिकार्डो का मानना है कि यहाँ पर लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि लेबर नहीं होगी तो कोई व्यक्ति बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करेगा। जब बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करेगा तो जमीन पड़ी रहेगी, इसका कोई रेंट नहीं आएगा। कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट तो क्या बल्कि कैपिटल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, पतन हो जाएगा कैपिटल का। और एंटरप्रेन्योर को जब इतनी सारी चीजें ही नहीं होंगी तो प्रॉफिट का तो वो सोच ही नहीं सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट मानता है डेविड रिकार्डो लेबर को। इसलिए लेबर के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये कहता है डेविड रिकार्डो। भविष्य में कार्ल मार्क्स इसी के आधार पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, जो मैंने मार्क्स के सिद्धांत में समझाया है। इसमें मार्क्स ये कहता है कि लेबर, श्रमिक, जो कि उत्पादन का, इन सब में उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि लेबर नहीं हो तो ये बाकी के जो उत्पादक तत्व है इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और माल्थस इसी के आधार पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है कि इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी उसे जो प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्रॉफिट का सारा लाभ पूंजीपति हड़प लेता है, ऐसा बोलता है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स यहीं से चुराता है इस थ्योरी को। यह है पॉलिटिकल इकोनॉमी का माल्थस और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में अपन ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण में उदारवादी विचारकों की क्या क्या विचार है। थैंक्स फॉर डिस्कशन।